आज के इस वीडियो में हम इतिहास की एक ऐसी औरत के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने एक लंबे समय तक मिस्र देश पर राज किया था और अपने जीवन में आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना बड़ी ही होशियारी से किया था। ये हसीन और बेहद खूबसूरत रानी जितनी मशहूर अपने शासनकाल के दौरान हुआ करती थी, उससे कहीं ज्यादा मशहूर आज भी अरब देशों में है। लेकिन दोस्तों, इसके मशहूर होने की वजह इसके एक लंबे समय तक शानदार तरीके से मिस्र की रियासत पर राज करना नहीं था, न ही इसका बेहद खूबसूरत होना था, बल्कि उसकी जिंदगी के दूसरे अलग राज थे। इस रानी ने जहां एक तरफ मिस्र की हुकूमत हासिल करने के लिए अपने दो सगे भाइयों से शादी की और उनके साथ पत्नी की तरह समय गुजारा, तो वहीं दूसरी तरफ मौका मिलने पर उन दोनों सगे भाइयों को मरवा भी दिया। इतना ही नहीं, बल्कि मिस्र की इस रानी ने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे काम किए थे जिनके बारे में जानकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस रानी को गुजरे हुए आज 2000 साल से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन लोग आज भी इसके इतिहास को अच्छी तरह जानने की कोशिशें लगातार करते रहते हैं। दोस्तों, मिस्र की रियासत पर राज करने वाली इस रानी का नाम था क्लियोपैट्रा। क्लियोपैट्रा न सिर्फ बेहद खूबसूरत थीं, बल्कि काफी होशियार और शातिर हुआ करती थीं। वह अपने दुश्मनों को अपनी खूबसूरती से अपने तरफ आकर्षित कर लेती थीं और फिर उनके साथ संबंध बनाकर उन्हें मार देती थीं। यही कारण है कि इसे इतिहास की सबसे शातिर और चालाक औरत कहा जाता है। दोस्तों, बात उस समय की है जब रोम का साम्राज्य अपनी बुलंदियों पर था। इसके बढ़ते प्रभाव को देखते हुए आसपास के सभी राज्य रोम के अधीन होते जा रहे थे। इस समय मिस्र साम्राज्य पर एक कमजोर शासक का शासन हुआ करता था, इसलिए रोम के निशाने पर मिस्र भी था। लेकिन मिस्र के तत्कालीन राजा ने रोम साम्राज्य को समझौते के तौर पर अपने राज्य का बहुत सारा खजाना रोम को सौंप दिया था। इस प्रकार मिस्र रोमनों के हमलों से तो बचा रहा, लेकिन उसका शाही खजाना खाली हो गया। इतिहासकार लिखते हैं कि जिस समय क्लियोपैट्रा के पिता मिस्र की राजगद्दी पर बैठे थे, उस समय मिस्र साम्राज्य पूरी तरह से कंगाल हो चुका था। क्लियोपैट्रा के पिता की मृत्यु के बाद क्लियोपैट्रा और उसका छोटा भाई टालमी तेरा दोनों मिस्र के अगले शासक बने। इसके बाद दोनों ने आपस में शादी कर ली। दोस्तों, भाई बहन की आपस में शादी करना मिस्र के इतिहास में कोई बड़ी बात नहीं थी। इससे पहले भी कई लोग अपने सगे रिश्तों में शादी कर चुके थे। इसका कारण ये था कि मिस्र के शासक लोग ये नहीं चाहते थे कि उनका अगला वारिस किसी अन्य खानदान से हो जो मिस्र पर हुकूमत करे। इसलिए मिस्र पर शासन करने वाले लोग अपने ही सगे रिश्तों में शादियां कर लेते थे। दोस्तों, क्लियोपैट्रा और उसके सगे भाई की ये शादीशुदा जिंदगी कुछ दिनों तक तो बहुत अच्छे तरीके से गुजरती रही, लेकिन कुछ समय बाद इन दोनों में बात बात पर विवाद होने लगे और आपस में दुश्मनी बढ़ती चली गई। ये दुश्मनी लगातार एक भयानक रूप लेती गई और आखिर एक दिन ऐसा आया जब क्लियोपैट्रा का भाई उसके खून का प्यासा हो गया। क्लियोपैट्रा को रातों रात जान बचाकर सीरिया की तरफ भागना पड़ा। मिस्र की शासन सत्ता दोबारा हासिल करने के लिए क्लियोपैट्रा ने रोम के शासक जूलियस सीजर को अपने खूबसूरती के जाल में फंसाने की एक चाल चली। उसकी ये चाल कामयाब भी रही और जूलियस सीजर ने उसको उसका खोया हुआ राज्य वापस दिलाने का वादा किया। उस समय दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत रोम के शासक जूलियस सीजर के लिए मिस्र जैसे कमजोर सल्तनत को जीतना बाएं हाथ का खेल था। इसलिए तुरंत ही उसने मिस्र को जीत लिया और मिस्र के शासक यानी कि क्लियोपैट्रा के भाई को मौत के घाट उतार दिया। अपने वादे के अनुसार जूलियस सीजर ने मिस्र की शासन सत्ता को क्लियोपैट्रा को सौंप दिया। इस प्रकार क्लियोपैट्रा मिस्र की मल्लिका बनी। लेकिन दोस्तों, उस समय मिस्र में यह कानून था कि मिस्र के राजगद्दी पर बैठने के बाद अपने ही सगे रिश्तों में शादी करना जरूरी है। इसीलिए क्लियोपैट्रा को मल्लिका बनने के बाद अपने दूसरे छोटे भाई से मजबूरी में शादी करनी पड़ी। क्लियोपैट्रा ने शादी भले ही अपने छोटे भाई से की थी, लेकिन वो अपना समय जूलियस सीजर के साथ ही गुजारा करती थी। कुछ समय बाद जूलियस सीजर और क्लियोपैट्रा से एक बच्चे का जन्म भी हुआ था। क्लियोपैट्रा के साथ काफी समय गुजारने के बाद आखिर एक दिन जूलियस सीजर को अपने राज्य रोम वापस जाना पड़ा, क्योंकि रोम सल्तनत को जूलियस सीजर की जरूरत आ पड़ी थी। जूलियस सीजर के वापस रोम लौट जाने के बाद क्लियोपैट्रा के इस भाई के द्वारा क्लियोपैट्रा पर जानलेवा साजिश रचने के आरोप लगने लगे, क्योंकि इन दोनों में आपसी मतभेद के कारण एक दूसरे में कई बार विवाद ही होते रहे थे। इसलिए क्लियोपैट्रा ने स्वतंत्र रूप से मिस्र पर शासन करने के लिए
अपने इस भाई को भी जहर देकर मार दिया और इस तरह से अब क्लियोपैट्रा ही मिस्र सल्तनत की इकलौती वारिस रह गई थी और पूरी तरह से मिस्र की स्वतंत्र मल्लिका बन चुकी थी। कुछ दिनों बाद रानी क्लियोपैट्रा रोम जाकर जूलियस सीजर के पास रहने लगीं, लेकिन रोम के लोगों को यह नाजायज रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। जूलियस सीजर राज्य के सभी जरूरी कामों को छोड़कर दिन रात क्लियोपैट्रा के साथ एक कमरे में आराम करता रहता था। ये सब देखकर रोम के लोगों को डर सताने लगा था कि जूलियस सीजर कहीं रोम की सत्ता इस औरत को न सौंप दे और हम सबको एक औरत की गुलामी स्वीकारनी पड़े। रोम के अन्य मंत्रिमंडल एवं बुजुर्ग विशेषज्ञ भी इसी बात को लेकर डर रहे थे। इसीलिए एक दिन सभी लोगों ने मिलकर जूलियस सीजर के ऊपर हमला कर दिया और इस हमले में जूलियस सीजर की मौत हो गई। जूलियस सीजर की मौत के बाद क्लियोपैट्रा को भी मौत का डर सताने लगा था। इसलिए क्लियोपैट्रा ने खुद और जूलियस सीजर के बच्चे को बचाने के लिए फिर से अपनी खूबसूरती का फायदा उठाया। इस बार इसने रोम के एक ताकतवर सेना नायक मार्क एंटोनी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। मार्क एंटोनी क्लियोपैट्रा की खूबसूरती और कातिल अदाओं में इस तरह फंसा कि उसने क्लियोपैट्रा से यह वादा कर लिया कि रोम का अगला वारिस जूलियस सीजर का यही बेटा ही होगा। क्लियोपैट्रा भी यही चाहती थी कि रोम की सल्तनत पर अगला शासक हमारा यही बेटा बने, जिसकी रगों में जूलियस सीजर का खून दौड़ रहा है। लेकिन कानूनी तौर पर जूलियस सीजर का असली बेटा रोम के अगले वारिस के रूप में मौजूद था। मार्क एंटोनी ने जूलियस सीजर के नाजायज बेटे को रोम का अगला वारिस साबित करने के लिए बगावत कर दी। दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि मार्क एंटोनी जूलियस सीजर का रिश्ते में दामाद था, लेकिन उसके बावजूद भी सिर्फ क्लियोपैट्रा की दीवानगी के खातिर अपने सगे साले के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसीलिए मार्क एंटोनी अपनी सेना लेकर रोम पर हमला कर देता है। क्लियोपैट्रा और मार्क एंटोनी की सेना को जूलियस सीजर के बेटे की सेना ने बुरी तरह हराया और क्लियोपैट्रा को कैद में डलवा दिया। इस बात से मार्क एंटोनी को बहुत दुख हुआ और उसने आत्महत्या कर ली। दोस्तों, रोम की शासन सत्ता पर जूलियस सीजर का असली बेटा बैठा था और उसने रोम की सत्ता संभालते ही मिस्र पर अधिकार कर लिया और रानी क्लियोपैट्रा को कारागार में डाल दिया। उधर कैद में जाने के बाद क्लियोपैट्रा अपने इस हार को बर्दाश्त न कर सकी और आखिरकार उसने भी कैद के अंदर ही आत्महत्या कर ली। इतिहासकार मानते हैं कि जब रानी क्लियोपैट्रा की मृत्यु हुई तो उसकी उम्र महज 39 साल की ही थी। लेकिन उसकी मृत्यु की असली वजह क्या थी, इसके संबंध में अलग अलग इतिहासकारों में अपने अलग अलग तर्क हैं। बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि उसने जहर पीकर जान दे दी थी, मगर दूसरी तरफ कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि उसने एक जहरीले सांप से अपने वक्षस्थल पर डसवा लिया था, जिसके कारण कुछ देर बाद ही उसकी मौत हो गई थी। हालांकि दोस्तों, इस बात पर सभी इतिहासकार का एक मत है कि क्लियोपैट्रा ने आत्महत्या ही की थी। इतिहास में क्लियोपैट्रा का जिक्र एक बेहद ताकतवर और चालाक शासक के रूप में किया जाता है। साथ ही उसकी खूबसूरती को उसका सबसे मजबूत हथियार बताया जाता है। इसी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए वह गधी के दूध से नहाया करती थी। यह बात एक खोज में साबित हो चुकी है। दोस्तों, क्लियोपैट्रा मिस्र सल्तनत की आखिरी मल्लिका थी, जिसने लगभग 40 सालों तक मिस्र पर राज किया। दुनिया भर में अगर किसी रानी के बारे में सबसे ज्यादा लिखा गया है तो वो है क्लियोपैट्रा। अगर किसी रानी पर सबसे ज्यादा नाटक लिखे गए हैं या फिर फिल्में बनाई गई हैं तो वह भी क्लियोपैट्रा ही हैं। दोस्तों, रानी क्लियोपैट्रा की मृत्यु हुए 2000 साल बीत चुके हैं, लेकिन आज भी उसकी जिंदगी से जुड़े तमाम रहस्यों का खुलासा नहीं हो सका है और इसीलिए विशेषज्ञों की टीम लगातार क्लियोपैट्रा की जिंदगी से जुड़े और भी तमाम बातें जानने के लिए प्रयास कर रही है। दोस्तों, आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हुए आपसे गुजारिश करते हैं इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर भी करें और ऐसी ही तमाम मजेदार ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।